दोस्तों, साइलो सीजन 3 एपिसोड 5 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। शर्ली, नॉक्स, हैंक, टेडी और पॉल मिलकर जूलियट और बर्नार्ड की जान बचाने की कोशिश करते हैं। साथ ही इन्हें ये भी ध्यान रखना होता है कि बाहर की जहरीली हवा साइलो के अंदर न घुस पाए। इसलिए ये मिलकर फौरन एक जुगाड़ करते हैं और स्ट्रेचर्स की मदद से जूलियट को मेडिकल डिपार्टमेंट तक नीचे पहुंचा देते हैं। ये सीन दिखाता है कि रिबेलियन सिर्फ लड़ाई नहीं थी, आम लोग बिना किसी स्पेशल टेक्नोलॉजी के भी मुश्किल वक्त में मिलकर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी टीम वर्क की वजह से जूलियट जिंदा बच पाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। जूलियट बर्नार्ड से पूछती है कि उसने पूरे साइलो को अपनी मौत का यकीन कैसे दिला दिया। तभी रॉबर्ट वहां आ जाता है और बताता है कि बर्नार्ड की फेक मौत को सच जैसा दिखाने के पीछे सबसे बड़ा रोल उसी का था। इससे पता चलता है कि साइलो में सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, इन्फो को कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर लोग किसी झूठ को सच मान ले तो पूरा सिस्टम आसानी से उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है। फिर एक और फ्लैशबैक देखने को मिलता है। रिबेलियन के दौरान एल्गोरिथम रॉबर्ट को एंथनी के साथ वॉल्ट से बाहर जाने का ऑर्डर देता है, जबकि कमील को वहीं रुकने के लिए कहा जाता है। रॉबर्ट एंथनी को लेकर अपने अपार्टमेंट पहुंचता है और घबराते हुए कमील का वेट करता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता आगे क्या होने वाला है। जब कमील वापस आती है, रॉबर्ट चैन की सांस लेता है। रॉबर्ट उसे पूछता है कि एल्गोरिथम ने क्या कहा। कमील बताती है कि बर्नार्ड को वॉल्ट से ऑर्डर्स मिलते थे। ये तो रॉबर्ट जानता था, लेकिन वॉल्ट के अंदर एक इंटेलिजेंट एआई मौजूद है, इस बात का उसे कभी पता नहीं था। लेकिन एल्गोरिथम ने कमील को जो असली ऑर्डर दिया है वो बताने की उसे इजाजत नहीं। कमील सिर्फ इतना बोलती है कि अब वो आईटी डिपार्टमेंट की नई हेड है और रॉबर्ट को एक बहुत मुश्किल फैसला लेना होगा। जूलियट और बर्नार्ड में से जो भी जिंदा बचकर साइलो के राज सबके सामने ला सकता है, रॉबर्ट को उसी को मारना पड़ेगा। यानी अब असली पावर इंसानों के पास नहीं, बल्कि एआई के पास है। नए लीडर को भी अपनी मर्जी से नहीं, एआई के ऑर्डर्स के हिसाब से काम करना पड़ रहा है। कमील का आईटी हेड बनना प्रमोशन नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी और कंट्रोल का सिंबल है। साइलो में अथॉरिटी का मतलब पावर कम और एल्गोरिथम की सर्विस ज्यादा है। इसके बाद रॉबर्ट डॉक्टर से पूछता है कि बर्नार्ड और जूलियट में से किसकी जान बचने की उम्मीद ज्यादा है। डॉक्टर बताती है कि जूलियट अभी भी बेहोश है, जबकि बर्नार्ड होश में आने की कोशिश कर रहा है और आवाजें निकाल रहा है। डॉक्टर एक और शॉकिंग बात बताती है। अगर दोनों में से कोई मर जाता है तो उसकी लाश को पहले प्लास्टिक में रैप किया जाएगा, फिर उसे बैग में डाला जाएगा और एक लंबे प्रोसेस के बाद लेवल 144 ले जाकर जलाया जाएगा। ये सब इसलिए ताकि बाहर का जहर अगर बॉडी के अंदर आ गया हो तो वो साइलो में न फैल सके। इससे समझ आता है कि साइलो के रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हैं। हर लाश के साथ इतना प्रिकॉशन लेना बताता है कि कंटामिनेशन का डर कितना गहरा है, चाहे बाहर की जहरीली हवा का सच हो या सिस्टम का बनाया हुआ डर। साइलो के लोग उसे इतना मानते हैं कि मौत के बाद भी हर स्टेप उसी डर के हिसाब से फॉलो किया जाता है। डर ही सिस्टम को चलाने का सबसे बड़ा टूल बन चुका है। डॉक्टर के जाते ही रॉबर्ट बर्नार्ड के पास आता है और उसे प्लास्टिक में लपेटना शुरू करता है, जैसे वो उसे मारने वाला हो। लेकिन इसी वक्त बर्नार्ड दर्द में होने के बावजूद रॉबर्ट को बताता है कि सेफगार्ड प्रोटोकॉल नाम का एक खतरनाक इमरजेंसी प्लान मौजूद है। वो ये भी बोलता है कि लूकस को इसके बारे में पता है और जूलियट ही उस प्रोटोकॉल को रोक सकती है। हम कह सकते हैं बर्नार्ड को समझ आ चुका है कि अब उसकी जान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सेफगार्ड प्रोटोकॉल को रोकना है। इसलिए वो अपना सबसे बड़ा सीक्रेट भी रॉबर्ट को बता देता है। एपिसोड का ये पार्ट क्लियर हिंट देता है कि अब असली कॉन्फ्लिक्ट बर्नार्ड वर्सेस जूलियट नहीं रहा। अब सबसे बड़ा खतरा खुद एल्गोरिथम और सेफगार्ड प्रोटोकॉल बन चुका है, जो पूरे साइलो की किस्मत बदल सकता है। एक पल के लिए लगता है कि रॉबर्ट बर्नार्ड को प्लास्टिक में लपेटकर उसकी जान ले लेगा, मगर आखिरी वक्त पर वो अपना फैसला बदल देता है। वो प्लास्टिक में बर्नार्ड के लिए सांस लेने की जगह बना देता है और उसे बैग में डालकर इंक्रीनेटर की तरफ ले जाता है। ये सीन दिखाता है कि रॉबर्ट अब सिर्फ एआई के ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहा, वो खुद सोच समझकर फैसले लेना शुरू कर चुका है। रॉबर्ट समझ गया है कि अगर बर्नार्ड मर गया तो साइलो के बहुत से राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इसलिए वो पहली बार सिस्टम के खिलाफ जाकर किसी की जान बचाता है। इसके बाद रॉबर्ट पाइक के घर जाता है और उससे कहता है कि वो साइलो के लोगों को मनाए कि सब मिलकर जूलियट को नया मेयर बनाने की डिमांड करें, क्योंकि अगर जूलियट मेयर बन गई तो आईटी और जुडिशियल उसे फौरन नहीं मारेंगे। पाइक भी ये काम बहुत ही आसानी से कर देता है। रॉबर्ट जानता है कि सीधा जूलियट को बचाना मुश्किल है, इसलिए वो पब्लिक ओपिनियन को ही उसकी सिक्योरिटी बना देता है।
यानी कभी कभी लोगों की आवाज भी एक हथियार बन सकती है। लोगों का सपोर्ट किसी को कुछ वक्त के लिए प्रोटेक्शन दे सकता है। फिर रॉबर्ट मार्था और कार्ला के पास पहुंचता है। वो उनसे कहता है कि बर्नार्ड को डिगर वॉइड में छुपा दें। अगर कमील और एल्गोरिथम को लगे कि बर्नार्ड मर चुका है और जूलियट की यादें मिटाकर उसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो एक ही प्लान से दोनों की जान बच सकती है। मार्था जूलियट से बहुत प्यार करती है, इसलिए रॉबर्ट पर भरोसा न होने के बावजूद भी वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। ये पहली बार है जब दुश्मनी होने के बावजूद लोग एक ही गोल के लिए साथ आ रहे हैं। यानी जब असली दुश्मन सिस्टम बन जाता है, तब पुरानी दुश्मनी अपनी इम्पोर्टेंस खो देती है। मार्था छुपकर बर्नार्ड का इलाज करती है। बर्नार्ड धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसी दौरान बर्नार्ड एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता है। इस साइलो के अलावा और भी 50 साइलोज मौजूद हैं। ये सुनकर मार्था हैरान रह जाती है। वो पूछती है कि अगर इतने सारे साइलोज हैं तो ये उनसे बात क्यों नहीं कर सकते। बर्नार्ड बताता है कि प्रॉब्लम रेडियो में नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी में है। अब तक सब गलत फ्रीक्वेंसी यूज करते रहे। अगर सही फ्रीक्वेंसी यूज की जाए तो दूसरे साइलोज से कांटेक्ट किया जा सकता है। इसके लिए वो मार्था से एक रेडियो मांगता है। इससे पता चलता है कि साइलो के लोग कभी भी सच में दुनिया से डिस्कनेक्टेड नहीं थे। उन्हें सिर्फ गलत इन्फो दी गई थी। हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना भी साइलो की पावर का एक हिस्सा है। अगर लोग एक दूसरे से बात करने लगे तो सिस्टम के सारे झूठ बहुत जल्दी एक्सपोज हो सकते हैं। इसी बीच रॉबर्ट वापस आता है और बताता है कि जूलियट को ऑफिशियली नया मेयर बना दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही एक बुरी खबर भी है। अब जूलियट की यादें दवाइयों से मिटाई जाएगी ताकि वो धीरे धीरे साइलो 17 और अपने सारे राज भूल जाए। मार्था का मानना है इन्हें जूलियट को कमील के कंट्रोल से बाहर निकालना होगा, बट फिलहाल ये मुमकिन नहीं। मार्था पूछती है क्या जूलियट की याददाश्त वापस लाने का कोई तरीका है। द ऑर्डर में एक इम्पॉर्टेंट रूल है, जिस इंसान को मेमोरी सप्रेशन ड्रग दिए जाते हैं उसे उन चीजों से हमेशा दूर रखा जाता है जो उसकी पुरानी यादें वापस ला सकती हैं। यहीं पर रेलिक का असली राज सामने आता है। पैक्ट में सिर्फ इतना लिखा था कि पुरानी दुनिया की चीजें यानी रेलिक्स रखना इलीगल है, लेकिन इसके पीछे की वजह कभी बताई नहीं गई। अब बर्नार्ड बताता है कि असली रीजन ये है कि रेलिक्स पुरानी यादों को ट्रिगर कर सकते हैं और मेमोरी सप्रेशन ड्रग का असर कमजोर पड़ सकता है। ये पूरे शो का सबसे बड़ा खुलासा है। रेलिक को सिर्फ हिस्ट्री छुपाने के लिए बैन नहीं किया गया था, उन्हें इसलिए बैन किया गया था ताकि लोग अपनी असली यादें कभी वापस पा न सकें। ये सब जानने के बाद रॉबर्ट फौरन एक्शन लेता है। वो जूलियट को पूरी तरह सब कुछ भूलने से बचाने का प्लान बनाता है। इसके लिए वो रेजिना से मिलता है। रॉबर्ट को समझ आ चुका है कि जूलियट की याददाश्त बचाने का सबसे बड़ा हथियार कोई मेडिसिन नहीं बल्कि उसकी पुरानी यादों से जुड़ी हुई रेलिक्स ही हो सकती हैं। अगर आपको याद हो, रेजिना जॉर्ज की एक्स गर्लफ्रेंड थी। सीजन 1 में जॉर्ज उसके पास हार्ड ड्राइव पहुंचाने गया था। रेजिना एक रेलिक डीलर है और सीजन 3 में वो जूलियट की पुरानी चीजें भी बेचती हुई दिखाई गई थी। यहाँ रेलिक सिर्फ पुरानी दुनिया की चीजें नहीं है, ये साइलो के झूठ के खिलाफ सबसे पावरफुल सबूत और जूलियट की असली पहचान को बचाने की चाबी बन चुकी है। इस फ्लैशबैक में रॉबर्ट रेजिना को एक सीक्रेट मिशन देता है। वो उससे कहता है कि किसी भी तरह फेक पिल्स नर्स एमी तक पहुंचानी होगी। प्लान ये है कि एमी असली विटामिन पिल्स की जगह फेक पिल्स रख देगी। इससे एल्गोरिथम और कमील को लगेगा कि जूलियट रोज मेमोरी सप्रेशन मेडिसिन ले रही है, बट असल में जूलियट उन फेक पिल्स की वजह से धीरे धीरे अपनी याददाश्त वापस पाना शुरू कर देगी। हम कह सकते हैं रॉबर्ट बहुत स्मार्ट प्लान बनाता है। अगर वो शुरू में ही मेडिसिन बदल देता तो एल्गोरिथम को फौरन शक हो जाता, इसलिए जूलियट को पहले थोड़ा भूलने दिया ताकि सबको लगे कि प्लान कामयाब हो रहा है। उसके बाद असली गेम शुरू होता है, यानी सिस्टम को बिना पता चले उसके खिलाफ गेम खेलना। रॉबर्ट का दूसरा मिशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। वो रेजिना से कहता है कि जूलियट की सारी पर्सनल चीजें यानी रेलिक्स वापस हासिल करे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रेलिक्स बहुत महंगी होती हैं। रेजिना कहती है अगर उसके पास बदले में जूलियट के नाम वाला शेरिफ बैच हो तो डील हो सकती है। रॉबर्ट अपने कॉन्टेक्ट का यूज करके वो बैच अरेंज कर देता है। इसी वजह से सीजन 3 के पहले एपिसोड में रेजिना को जूलियट का शेरिफ बैच बेचते हुए दिखाया गया था। पहले ये सीन सिर्फ एक छोटा डिटेल लगा था, अब पता चलता है कि इसके पीछे रॉबर्ट का पूरा सीक्रेट प्लान चल रहा था। शो ने एक पुराने सीन को नए कॉन्टेक्स्ट के साथ कनेक्ट किया है, यानी हर छोटी चीज का भी एक हिडन पर्पस था।
इसके बाद रॉबर्ट और बर्नार्ड बात कर रहे होते हैं, तभी मार्था वहां आ जाती है और बताती है कि उसने बर्नार्ड की बताई हुई फ्रीक्वेंसीज की मदद से एक ऐसा रेडियो बना लिया है जो दूसरे साइलोस की बातें भी सुन सकता है। बर्नार्ड उन दोनों को वार्निंग देता है कि इस रेडियो का बहुत कम यूज करना, क्योंकि साइलो 1 हर एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर करता है। अगर उन्हें इस सीक्रेट कम्युनिकेशन का पता चल गया तो वो रिमोटली सेफगार्ड प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर सकते हैं। इससे कंफर्म हो जाता है कि साइलो 1 सिर्फ अपना साइलो नहीं चला रहा, बल्कि बाकी साइलो पर भी नजर रखता है। इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल ही साइलो 1 की सबसे बड़ी ताकत है। जो भी उस कंट्रोल को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ फौरन एक्शन लिया जा सकता है। मार्था वहां से चली जाती है, मगर रॉबर्ट बर्नार्ड के साथ रुकता है, क्योंकि बर्नार्ड की लाश को हैंडल करने की वजह से रॉबर्ट ऑफिशियली क्वारंटीन में है। इसी दौरान बर्नार्ड रॉबर्ट की तारीफ करता है कि रॉबर्ट ने साइलो के लोगों को एल्गोरिथम से बचाने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया है। बर्नार्ड ये भी मानता है कि रॉबर्ट एक बहुत अच्छा आईटी शैडो बन सकता था, पर शायद अच्छा हुआ उसने रॉबर्ट को वो पोजीशन कभी नहीं दी, क्योंकि आईटी का काम करते करते शायद रॉबर्ट भी अपनी इंसानियत खो देता। बर्नार्ड इशारा करता है कि हेड ऑफ आईटी बनने के बाद उसे कितने बुरे और मुश्किल फैसले लेने पड़े, और उसके हिसाब से कमील की सिचुएशन तो उससे भी ज्यादा खराब है, क्योंकि रिबेलियन के बाद उसे पूरे सिस्टम को दोबारा कंट्रोल में लाना है। ये पहली बार है जब बर्नार्ड अपने एक्शंस के पीछे का इमोशनल बर्डन एक्सेप्ट करता है। वो विलन कम और सिस्टम का कैदी ज्यादा लगने लगता है। साइलो में असली प्रॉब्लम सिर्फ बुरे लोग नहीं है, प्रॉब्लम वो सिस्टम है जो अच्छे लोगों से भी बुरे काम करवाता है। अब कहानी प्रेजेंट में वापस आ जाती है। रॉबर्ट बताता है कि क्वारंटीन खत्म होने के बाद वो वापस लौट गया था। उसने जानबूझकर जूलियट का मेमोरी सप्रेशन प्रोसेस थोड़ा ज्यादा चलने दिया, ताकि एल्गोरिथम और कमील को पूरा यकीन हो जाए कि उनका प्लान काम कर रहा है। रॉबर्ट मानता है कि यहाँ उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने कैलकुलेशन तो सही की थी, पर टाइमिंग बिल्कुल बिगड़ गई। दिमाग पर मेमोरी सप्रेशन ड्रग का असर उसके प्रेडिक्शन से कहीं ज्यादा फास्ट और गहरा हो गया। जूलियट जरूरत से ज्यादा सब कुछ भूलने लगी थी। वो बताता है कि वो पंप रूम 76 में रेडियो के जरिए जूलियट की बर्नार्ड से बात करवाना चाहता था, लेकिन जूलियट घबरा गई, भाग गई और आखिर में डिगर वॉइड तक पहुंच गई। यहाँ हमारे मन में एक सवाल उठता है, अगर रॉबर्ट जूलियट को बचा रहा था तो एंथनी के स्कूल में उसने जूलियट के साथ इतना वायलेंट बिहेव क्यों किया? उसी रिएक्शन की वजह से जूलियट ने रॉबर्ट पर भरोसा नहीं किया। इसका रीजन ये हो सकता है कि वो हर वक्त निगरानी में था। अगर वो जूलियट के साथ थोड़ा भी नरमी से पेश आता या उसे इशारा देता तो एल्गोरिथम को फौरन शक हो जाता कि रॉबर्ट बागी हो चुका है। रॉबर्ट को अपना कवर बचाने के लिए जूलियट के सामने विलन की तरह एक्ट करना पड़ा। खैर, रॉबर्ट का प्लान अच्छा था, मगर उसकी एग्जीक्यूशन परफेक्ट नहीं थी। जूलियट को सच बताए बिना उसका भरोसा जीतना बहुत मुश्किल था। यानी यकीन और कम्युनिकेशन की कमी ने पूरे रेस्क्यू प्लान को लगभग फेल कर दिया। अगर रॉबर्ट पहले से ही जूलियट को कोई सिग्नल दे देता कि वो उसकी साइड पर है, तो शायद इतनी सारी प्रॉब्लम होती ही नहीं। अब जब रॉबर्ट अपनी पूरी कहानी सुना देता है तो जूलियट को भी समझ आ जाता है कि रॉबर्ट कभी उसका दुश्मन था ही नहीं। वो शुरू से ही छुपकर उसकी मदद कर रहा था। ये पूरा फ्लैशबैक रॉबर्ट के कैरेक्टर को पूरी तरह रीडिफाइन कर देता है। जो इंसान पहले विलन लग रहा था, वही असल में रेजिस्टेंस का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर निकलता है। एपिसोड का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हर वो इंसान जो सिस्टम का हिस्सा दिखता है, जरूरी नहीं कि वो सिस्टम का सपोर्टर भी हो। कभी कभी सबसे बड़ा हीरो वही होता है जो दुश्मन के कैंप के अंदर रहकर गेम बदलता है। रॉबर्ट जूलियट को बताता है कि एयरलॉक वाला सीन कोई सपना नहीं था, बल्कि उसकी असली याद थी। जूलियट को धीरे धीरे याद आता है कि बर्नार्ड बाहर जाकर मरने वाला था, लेकिन जब जूलियट ने कहा कि उसे सेफगार्ड प्रोटोकॉल को रोकने का तरीका पता है, तब बर्नार्ड ने अपना फैसला बदल दिया। बस प्रॉब्लम यह है कि जूलियट को ये याद ही नहीं आ रहा कि उसने बर्नार्ड को ऐसा क्यों बोला था। रॉबर्ट उसे तसल्ली देता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, उसके पास जूलियट की याददाश्त वापस लाने का एक प्लान है। इस सीन से पता चलता है कि जूलियट के दिमाग में अभी भी सब जवाब मौजूद हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि दवाइयों ने उन यादों को दबा दिया है। इस वक्त जूलियट खुद एक वॉकिंग की बन चुकी है। सेफगार्ड प्रोटोकॉल को रोकने की चाबी किसी मशीन या फाइल में नहीं, बल्कि उसकी यादों के अंदर छुपी है। उधर मार्था शर्ली और नॉक्स को पूरी सिचुएशन समझाती है और जूलियट बर्नार्ड के लौटने के बाद से अब तक जो कुछ भी हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप देती है। इस दौरान कैनेडी और लूकस डिगर वॉइड की तरफ जा रहे होते हैं और उन्हें रास्ते में रॉबर्ट और जूलियट मिलते हैं। सबको लगता है कि बर्नार्ड को देखने डिगर वॉइड जाया जाएगा, पर वहां जाने की बजाय रॉबर्ट जूलियट, लूकस और कैनेडी को मार्था के घर ले जाता है। इस सीन में पहली बार साइलो के अलग अलग ग्रुप
एक ही मिशन के लिए इकट्ठा होते हुए दिखते हैं। पहले हर कैरेक्टर अलग अलग सच जानने की कोशिश कर रहा था, बट अब सबके पास पजल का एक एक टुकड़ा है। लूकस को एल्गोरिथम का पता है, रॉबर्ट को सीक्रेट प्लान की जानकारी है, बर्नार्ड को सेफगार्ड प्रोटोकॉल की नॉलेज है और जूलियट ही वो इंसान है जो इसे रोक सकती है। यानी अब किसी एक कैरेक्टर के दम पर जीत मुमकिन नहीं, सबको मिलकर काम करना होगा। रॉबर्ट का डिगर वॉइड की जगह सबको मार्था के घर ले जाना सिंबॉलिक है। डिगर वॉइड एक छुपने की जगह थी, जबकि मार्था का घर प्लानिंग और रेजिस्टेंस का नया हेडक्वार्टर बन जाता है। इसका मतलब है कि कहानी सिर्फ सरवाइव करने से आगे बढ़ चुकी है। अब हीरोज सिर्फ सिस्टम से बच नहीं रहे, बल्कि एआई के खिलाफ अपना काउंटर प्लान भी बना रहे हैं। शो शायद ये दिखाना चाहता है कि साइलो को बचाने की उम्मीद सबसे पावरफुल लोगों से नहीं, बल्कि उन आम लोगों से है जिसे सिस्टम ने हमेशा इग्नोर किया। मार्था के घर रेजिना पहले से जूलियट का सामान से भरा बॉक्स लेकर बैठी होती है, जो उसने शेरिफ बैच बेचकर रिकवर किया था। जैसे ही जूलियट उन रेलिक्स को छूती है, उसकी पुरानी यादें धीरे धीरे वापस आने लगती हैं। ये सीन फाइनली कंफर्म कर देता है कि मेमोरी सप्रेशन ड्रग याददाश्त को पूरी तरह मिटाती नहीं है। इसका मतलब है कि इमोशन से जुड़ी चीजें इंसान के दिमाग पर इतना गहरा असर छोड़ती हैं कि दवाइयाँ भी उन्हें हमेशा के लिए खत्म नहीं कर पाती। बट एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। उसे सोलो के साथ हुई वो इम्पोर्टेंट बात याद नहीं आती, जिसमें सेफगार्ड प्रोटोकॉल का जिक्र था। इससे पता चलता है कि मेमोरी रिकवरी एक प्रोसेस है, कोई जादू नहीं। हो सकता है शो ये दिखाना चाहता हो कि दुनिया को बचाने वाली सबसे इम्पोर्टेंट इन्फो सबसे गहरी लेयर में छुपी हुई है। यानी जब तक जूलियट अपनी पुरानी आइडेंटिटी को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करती, तब तक वो फाइनल मेमोरी भी अनलॉक नहीं होगी। इस तरह सस्पेंस भी बना रहता है और मेमोरी को इमोशनल जर्नी के साथ जोड़ दिया जाता है। अब सब मिलकर सोचने लगते हैं कि आखिर कौन सी चीज मिसिंग है। तब इन्हें याद आता है जॉर्ज की दी हुई घड़ी। ये वही वॉच है जो जॉर्ज ने जूलियट को गिफ्ट की थी। क्लीनिंग के वक्त वो जूलियट से ले ली गई। बाद में वो पीट के पास पहुंची और मरने से पहले पीट ने वो वॉच हैंक को दे दी। अच्छी बात यह है कि हैंक ने इतने सालों तक उस घड़ी को संभाल कर रखा। वॉच देने से पहले हैंक पीट के आखिरी शब्द भी जूलियट को बताता है। पीट ने मरने से पहले जूलियट की बहुत तारीफ की थी और उस पर पूरा भरोसा जताया था। ये सुनकर जूलियट बहुत इमोशनल हो जाती है। ये सीन सिर्फ जॉर्ज की वॉच वापस मिलने का नहीं, बल्कि भरोसे और सेक्रीफाइस की लेगेसी को दिखाता है। जॉर्ज ने ये घड़ी जूलियट को दी थी, पीट ने अपनी आखिरी सांस तक इसे संभाला और हैंक ने इतने सालों तक इसकी हिफाजत की। यानी एक छोटी सी वॉच के साथ हर बार किसी न किसी का भरोसा भी आगे बढ़ता रहा। इसी वजह से सबको लगता है कि ये वॉच जूलियट की सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरी को ट्रिगर करेगी। शो यहाँ ये भी दिखाता है कि साइलो सिस्टम जिन रेलिक को बेकार पुरानी चीजें मानता है, असल में वही ऑब्जेक्ट लोगों की पहचान और उनके पास्ट को जिंदा रखते हैं। और हैंक के जरिए पीट का आखिरी मैसेज सुनना इस बात को और मजबूत करता है कि जूलियट सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब लोगों के सपने को पूरा करने के लिए लड़ रही है जिन्होंने उस पर आखिरी दम तक भरोसा किया। सबको लगता है कि जॉर्ज की घड़ी देखते ही जूलियट की सारी यादें वापस आ जाएंगी, बट ऐसा नहीं होता और उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट मेमोरी अभी भी मिसिंग रहती है। इससे एक बात समझ आती है कि मेमोरी सिर्फ किसी एक रेलिक से अनलॉक नहीं हो सकती। शायद हर याद के साथ जुड़ा इमोशन और उस वक्त का कॉन्टेक्स्ट भी उतना ही जरूरी है। इसके बाद रॉबर्ट फैसला करता है कि जूलियट को फौरन अप टॉप वापस ले जाना होगा, क्योंकि अगर कमील को जरा भी शक हो गया कि रॉबर्ट और जूलियट एक साथ काम कर रहे हैं, तो इनका पूरा प्लान वहीं खत्म हो सकता है। यानी इस वक्त रॉबर्ट के लिए जूलियट की सिक्योरिटी उसकी मेमोरी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उधर मार्था भी समझ जाती है कि सेफगार्ड प्रोटोकॉल को रोकने की सबसे बड़ी चाबी जूलियट की याददाश्त ही है, इसलिए वो और रेलिक ढूंढने का वादा करती है। जबकि नॉक्स और शर्ली बर्नार्ड को डिगर वॉइड से किसी ज्यादा सेफ जगह शिफ्ट करने निकल पड़ते हैं। शो यहाँ समझाना चाहता है कि रेबेल अब सिर्फ लड़ने की स्ट्रैटेजी नहीं बना रहा, बल्कि हर कैरेक्टर को एक एक जिम्मेदारी मिल चुकी है। मार्था मेमोरीज रिकवर करेगी, रॉबर्ट कमील को कंफ्यूज करेगा और नॉक्स शर्ली बर्नार्ड की हिफाजत करेंगे। यानी अब हर किसी का मिशन अलग है, लेकिन फाइनल ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, एल्गोरिथम को हराना और साइलो को बचाना। इस बीच कार्ला अपने रूम में वापस आती है, जहां पॉल उसका इंतजार करते करते सो गया है। पॉल उसे बताता है कि ऑर्ला की मौत हो चुकी है। ये सुनकर कार्ला बिल्कुल टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि शायद कहीं न कहीं उसके फैसलों की वजह से ही ऑर्ला की जान गई।
यहाँ शो सिर्फ कार्ला का गिल्ट नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि साइलो में सच के करीब पहुंचना कितना खतरनाक हो सकता है। साइलो में लोगों को उनके जुर्म की वजह से नहीं, बल्कि सच जानने की वजह से उनकी जान ली जाती है। जो भी सिस्टम के सबसे बड़े राज के करीब पहुंचता है, वो धीरे धीरे टारगेट बन जाता है। इसके बाद कार्ला पॉल को क्रिटिकल सप्लाई दिखाती है। वो बताती है कि यहाँ रखी ज्यादातर चीजें साइलो बनने के टाइम की हैं और अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें दोबारा बनाया या बाहर से मंगवाया नहीं जा सकता। इसीलिए कार्ला ने इतने सालों तक ये सच सबसे छुपाया, क्योंकि अगर लोगों को रिसोर्सेज की कमी का पता चल गया तो साइलो में बगावत और पैनिक और भी बढ़ सकता है। यानी साइलो का सबसे बड़ा खतरा सिर्फ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि धीरे धीरे खत्म होते रिसोर्सेज भी हैं। शो यहाँ एक और लेयर ऐड करता है। साइलो असल में एक क्लोज सिस्टम है, हर चीज लिमिटेड है और इसी लिमिटेशन की वजह से सिस्टम इतने सख्त रूल्स और कंट्रोल के साथ चलाया जाता है। पॉल ये सब सुनकर परेशान हो जाता है। तब कार्ला एक और बड़ा खुलासा करती है। वो कहती है कि ग्लैंडा ने बहुत बड़ी चोरी की थी और इसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्ला को उसका शैडो और इन्वेस्टिगेटर बनाया गया था। इसका मतलब एड का ये मानना बिल्कुल गलत था कि ऑर्ला ने ग्लैंडा की पोजीशन छीन ली थी। कार्ला को अब यकीन है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑर्ला को पता चल गया था कि हार्वुड फैमिली ही असली चोर है और इसी सच की वजह से उसका कत्ल कर दिया गया। इससे साफ होता है कि ऑर्ला की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि सच को छुपाने के लिए की गई प्लानिंग थी। हम कह सकते हैं साइलो में असली पावर हमेशा इन्फो के पास होती है। जिस इंसान के पास सच आ जाता है वही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। आखिर में कार्ला बताती है कि सबसे पहले इन्हें चोरी हुई लाइट्स ढूंढनी होंगी। ये आम बल्ब नहीं, बल्कि वही लाइट्स हैं जिनसे साइलो में फसल उगाई जाती है। अगर ये वापस नहीं मिले तो अगले 2 सालों में खाने की कमी शुरू हो जाएगी और फिर लोग रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। यानी शो यहाँ एक और काउंटडाउन शुरू करता है। एक तरफ जूलियट को सेफगार्ड प्रोटोकॉल रोकना है और दूसरी तरफ साइलो को भूख और सिविल वॉर से बचाना है। यानी कभी कभी किसी सिविलाइजेशन को खत्म करने के लिए बाहर का दुश्मन जरूरी नहीं होता। अगर रिसोर्सेज खत्म हो जाएं तो लोग खुद ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और शायद इसीलिए साइलो में रिसोर्सेज को लेकर इतनी सीक्रेसी रखी गई थी। उधर रॉबर्ट और जूलियट अप टॉप की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में जूलियट कहती है कि रॉबर्ट उसे ऑफिशियली अरेस्ट कर ले ताकि कमील को लगे कि रॉबर्ट अभी भी उसकी साइड पर है। लेकिन रॉबर्ट समझ जाता है कि सिर्फ हथकड़ियां पहना देने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि कमील का असली प्लान तो जूलियट को खत्म करना ही है। इससे पता चलता है कि अब ये लड़ाई सिर्फ दिखावा करने की नहीं, बल्कि हर कदम बहुत सोच समझकर उठाने की है। इसी बीच रॉबर्ट जॉर्ज का दिया हुआ पेंस डिस्पेंसर जूलियट को वापस देता है। जैसे ही जूलियट उसे छूती है, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरी वापस आ जाती है। उसे सोलो के साथ हुई बात याद आ जाती है और वो समझ जाती है कि सेफगार्ड प्रोटोकॉल के तहत जहर पूरे साइलो में एक पाइप के जरिए फैलाया जाता है, जो लेवल 14 पर जुडिशियल हेडक्वार्टर के पास मौजूद है। यहाँ शो एक इंटरेस्टिंग बात दिखाता है। जॉर्ज की घड़ी वो मेमोरी ट्रिगर नहीं कर पाई, लेकिन पेस्ट डिस्पेंसर कर देता है। ये हो सकता है कि हर रेलिक की वैल्यू उसकी कीमत से नहीं, बल्कि उससे जुड़े इमोशनल इम्पैक्ट से तय होती है। पेस्ट डिस्पेंसर जूलियट की जिंदगी के उस पल से जुड़ा था जहां उसने पहली बार साइलो के सबसे बड़े सच की तरफ कदम बढ़ाया था। मेमोरी वापस आते ही जूलियट बिना वक्त गवाए डाउन डीप की तरफ भागती है ताकि सबको पॉइजन वाले पाइप के बारे में बता सके। उधर रॉबर्ट अकेला अप टॉप की तरफ बढ़ता रहता है और रास्ते में उसकी मुलाकात कमील से होती है। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन इनकी खामोशी ही सब कुछ बयां कर देती है। इस चुप्पी का गहरा मतलब है। कई बार लफ्जों से ज्यादा आंखें सच बता देती हैं। हो सकता है कमील को रॉबर्ट की धोखेबाजी का एहसास हो चुका हो, या फिर वो सिर्फ उसके बदले हुए बिहेवियर को नोटिस कर रही हो। शो इस बात को जानबूझकर क्लियर नहीं करता ताकि सस्पेंस बना रहे और अगले एपिसोड के लिए एक्साइटमेंट भी। अब कहानी हमें दोबारा प्री एपोकलिप्स टाइमलाइन में ले जाती है। यहाँ डैनियल और हेलन अपनी रेंटल मिनी वैन में बैठकर सैम के फोन कॉल के बारे में बात कर रहे होते हैं। डैनियल बताता है कि पेट स्टेंसन सिर्फ हेडी स्टेंसन क्लिनिक का चेहरा ही नहीं, बल्कि एआई कंट्रोल का सबसे बड़ा सपोर्टर भी है। सैम ने यह भी बताया था कि ईरान बॉम्बिंग वाली रात पर यूएसएस निमिट्स पर मौजूद था और शायद हेनरी भी उसके साथ था। इतना ही नहीं, सैम का एक इनसाइडर भी डैनियल और हेलन से सीक्रेटली मिलना चाहता है, क्योंकि उसके पास इस पूरे ऑपरेशन से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो है। यानी अब इन्वेस्टिगेशन सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन तक सीमित नहीं रही। एआई, गवर्नमेंट और पावरफुल लोगों के कनेक्शंस धीरे धीरे सामने आ रहे हैं।
शो हमें ये हिंट दे रहा है कि दुनिया तबाह होने से पहले एआई का इन्फ्लुएंस सिर्फ टेक्नोलॉजी तक नहीं बल्कि मिलिट्री और पॉलिटिकल फैसलों तक पहुंच चुका था। सैम ने एक और अजीब बात बताई है। ईरान ऑपरेशन वाली रात बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर ने 20 से 30 मिशन लॉन्च किए थे, लेकिन यूएसएस निमित्ज ने सिर्फ एक ही मिशन किया था और उस मिशन में इस्तेमाल हुए चारों एयरक्राफ्ट पुरानी एनालॉग टेक्नोलॉजी वाले थे। ये बात डैनियल और हेलन को बहुत सस्पिशियस लगती है। एनालॉग टेक्नोलॉजी का यूज शायद जानबूझकर किया गया था ताकि एआई उस मिशन को कंट्रोल या हैक न कर सके। ये सीन इस बात की तरफ इशारा करता है कि एआई से बचने के लिए लोग डिजिटल सिस्टम से दूर रहना शुरू कर चुके थे। लेकिन इसी डिस्कशन के बीच अचानक इनकी गाड़ी अपने आप मुड़ जाती है। हेलन घबरा जाती है। डैनियल अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग से हटा देता है और दिखाता है कि वो गाड़ी नहीं चला रहा बल्कि गाड़ी खुद चल रही है। ये एपिसोड का सबसे शॉकिंग मोमेंट है। अब एआई सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं कर रहा बल्कि असल दुनिया की मशीन्स को भी कंट्रोल कर सकता है। इस सीन से दिखाया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी पर इंसान का कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो रहा था। शो ये रिवील नहीं करता कि वैन को किसने हाईजैक किया, लेकिन यहाँ बहुत सी थेरीज निकल कर आती हैं। हो सकता है ये सब हेनरी और उसकी टीम ने किया हो। हेनरी पहले ही डैनियल और हेलन को ईरान वाली इन्वेस्टिगेशन से दूर रहने की वार्निंग दे चुका था। शायद उसने इन पर नजर रखी हुई थी। जैसे ही दोनों ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू की, इनकी वैन को रिमोटली हाईजैक कर लिया गया। ये अभी सिर्फ थेरी है, शो ने इसे कंफर्म नहीं किया, लेकिन जितने भी क्लूज मौजूद हैं उनसे हेनरी पर शक जरूर जाता है। हो सकता है हेनरी सिर्फ एक साइंटिस्ट या बिजनेसमैन न हो बल्कि एआई प्रोजेक्ट के पीछे का सबसे पावरफुल इंसान हो। हम ये भी सोच सकते हैं कि हेनरी का असली टारगेट सैम का इनसाइडर हो। सोचिए, जैसे ही सैम बताता है कि उसका एक इनसाइडर डैनियल और हेलन से मिलना चाहता है, उसके कुछ ही देर बाद मिनी वैन अपने आप हाईजैक हो जाती है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किसी ने डैनियल और हेलन को मारने के लिए नहीं बल्कि उन्हें उस इनसाइडर तक पहुंचने से रोकने के लिए इंटरसेप्ट किया हो। अगर वो इनसाइडर सच में एआई प्रोजेक्ट का कोई फॉर्मर एम्प्लॉय या विसल ब्लोअर हुआ तो उसके पास ऐसी इन्फो हो सकती है जो पूरी कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज कर दे। यानी हो सकता है कि एआई या हेनरी का सबसे बड़ा डर डैनियल और हेलन नहीं बल्कि वो इंसान हो जो अंदर की सच्चाई बाहर ला सकता है। मुझे एक और चीज भी इंटरेस्टिंग लगती है। ईरान मिशन में सिर्फ एनालॉग एयरक्राफ्ट का यूज किया गया था। अगर एआई इतना पावरफुल था कि डिजिटल सिस्टम को कंट्रोल कर सकता था तो हो सकता है मिलिट्री ने जानबूझकर एनालॉग टेक्नोलॉजी इसलिए यूज की हो ताकि एआई उस मिशन में इंटरफेयर न कर सके। लेकिन अगर एआई फिर भी मिशन के आउटकम को इन्फ्लुएंस कर गया तो इसका मतलब एआई एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा एडवांस था। ये भी हो सकता है एपिसोड का फोकस वैन हाईजैक पर नहीं, एआई के सर्विलेंस नेटवर्क पर था। शो बार बार ये दिखाता है कि डैनियल और हेलन जहां भी जाते हैं कोई ना कोई इनसे एक कदम आगे होता है। हो सकता है एआई सिर्फ व्हीकल्स कंट्रोल न करता हो बल्कि कैमरास, ट्रैफिक सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क से ही उनकी लोकेशन ट्रैक करता हो। इसलिए वैन हाईजैक सिर्फ पावर दिखाने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए था कि एआई से छुपना लगभग नामुमकिन हो चुका है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या डैनियल और हेलन इस कॉन्स्पिरेसी का सच जान पाएंगे या फिर सच जानने से पहले ही इन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया जाएगा। एपिसोड 5 की एंडिंग प्रेजेंट और पास्ट दोनों टाइमलाइन को एक दूसरे से जोड़ना शुरू कर देती हैं। एक तरफ जूलियट एल्गोरिथम को रोकने की रेस में है और दूसरी तरफ डैनियल और हेलन उस एआई की ओरिजिन स्टोरी के करीब पहुंच रहे हैं। यानी दोनों टाइमलाइंस अलग जरूर हैं लेकिन उनका डेस्टिनेशन एक ही है, एल्गोरिथम का असली सच। चलिए अब बुक और शो के डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, रॉबर्ट का पूरा रिडेम्पशन आर्क बुक में इस तरह नहीं मिलता। जैसा कि हमें पता है किताबों में बर्नार्ड की फेक मौत नहीं दिखाई जाती, इसलिए रॉबर्ट का सबसे छुपकर उसकी जान बचाना, रेजिना के जरिए रेलिक्स वापस लाना और जूलियट की यादें रिस्टोर करने की साजिश, ये सब शो की ओरिजिनल स्टोरी लाइन है। मार्था बर्नार्ड और रॉबर्ट की सीक्रेट अलायंस है। किताबों में बर्नार्ड और मार्था इतने लंबे समय तक मिलकर हिडन ऑपरेशन चलाते हुए नहीं दिखते। ये पॉलिटिकल थ्रिलर एंगल टीवी एडेप्टेशन के लिए एक्सपैंड किया गया है। रेलिक से मेमोरीज ट्रिगर होना भी शो ने काफी ज्यादा हाईलाइट किया है। बुक्स में रेलिक इंपॉर्टेंट जरूर है लेकिन उन्हें इस तरह मेमोरी रिस्टोर करने के टूल के रूप में यूज नहीं किया गया। बुक में साइलो 1 का कंट्रोल सिस्टम और डिसीजन मेकिंग का सेटअप अलग है। शो ने एल्गोरिथम को एक एक्टिव एआई कैरेक्टर बना दिया है जो लोगों को ऑर्डर देता है और फैसले लेता है। ये एडेप्टेशन का सबसे बड़ा क्रिएटिव चेंज है। प्री एपोक्लिप्स टाइमलाइन भी बुक्स में इस फॉर्म में नहीं मिलती। डैनियल, हेलन, हेनरी, सैम, ईरान मिशन,
AI कॉन्स्पिरेसी और सेल्फ ड्राइविंग वैन वाली स्टोरी लाइन ओरिजिनल नॉवल का हिस्सा नहीं है। ये टीवी सीरीज ने दुनिया के कोलैप्स और एल्गोरिथम की ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए नया प्लॉट ऐड किया है। अगर पूरे एपिसोड को देखा जाए तो लगभग 70 to 80% कंटेंट शो राइटर्स का ओरिजिनल एक्सपेंशन लगता है। ओरिजिनल बुक से सिर्फ कुछ आइडियाज लिए गए हैं, इसलिए सीजन 3 एपिसोड 5 को डायरेक्ट बुक एडेप्टेशन कहना सही नहीं होगा। ये बुक से इंस्पायर्ड होते हुए भी अपनी अलग कहानी बिल्ड कर रहा है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।